हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं मूल अधिकारों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर उन वीडियो को देखिए। आज भी हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो अनुच्छेद 32 है उसी के अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है। तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अभी हम पढ़ रहे थे कि जो अनुच्छेद 32 है इसी के अंतर्गत कोई भी नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो जो याचिका का न्यायिक क्षेत्र अर्थात न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है उसी के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसके पास जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसके पास जा सकता है। तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है इसी के अंतर्गत किसी भी नागरिक के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मूल अधिकारों को अगर प्रवर्तित करना है तो जो वो रिट है वो किसके द्वारा जारी की जा सकती है। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए जो ये रिट है वो उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है इन दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो मूल अधिकार है अगर उनको लागू करने के लिए अगर रिट जारी करना है तो वह रिट कौन जारी कर सकता है। तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट है वो जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों के द्वारा क्या है रिट जारी किए जा सकते हैं मूल अधिकारों को लागू करने के लिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश यानी रिट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट्स है। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट्स है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? यानी आपको इसमें से बताना है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। तो भारतीय संविधान में जो व्यादेश है, इस प्रकार के रिटों की जो विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मौलिक अधिकारों को लागू करना है तो किसी भी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट्स यानी समादेश किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो इनमें से जो निजी स्वतंत्रता का आधार है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किनके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किनके द्वारा जो न्यायालय है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? तो इनमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसी के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के आदेश देता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यदि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से अगर कारावास में भेज दिया जाता है तो इनमें से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? यदि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो इनमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इस याचिका के उसे उपचार मिल सकता है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो इनमें से जो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी है, इसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन से रिट तब जारी किया जा सकता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से कौन सी ऐसी रिट है वह तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं? तो इनमें से जो परमादेश रिट है, यही जब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसी कौन सी याचिका है जो कोर्ट द्वारा किसी भी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो इनमें से जो परमादेश है, यही याचिका है जिसके द्वारा कोर्ट किसी भी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसी कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के लिए विरुद्ध लागू की जाती है? तो इनमें से जो परमादेश रिट है, यही है जो केवल किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, परमादेश के समादेश का क्या अर्थ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो परमादेश है इसका क्या अर्थ होता है? तो जो परमादेश है इसका अर्थ होता है हमारा आदेश है कि, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब कोई भी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा रोकने के लिए कौन सा रिट जारी करती है। तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जो प्रतिषेध रिट है वह जारी करती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा रिट है या वह कौन सा आदेश है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। तो इनमें से जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जो अधिकार पृच्छा रिट है इसी के द्वारा किसी भी प्राधिकार को रद्द करने के लिए आदेश दिया जाता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक समादेश जारी करके घोषणा करता है कि प्रतिवादी जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं था अथवा वह उस विशेषाधिकार का अधिकारी नहीं था जिसका वह प्रयोग कर रहा है। तो इस समादेश को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से वह कौन सा समादेश है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जारी करके घोषणा करता है कि जो प्रतिवादी है जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं था। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो अधिकार पृच्छा वाला समादेश है इसी के द्वारा घोषणा करता है कि जो प्रतिवादी है जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं था। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अधिकार पृच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो अधिकार पृच्छा है इस शब्द का अर्थ क्या है। तो जो अधिकार पृच्छा है इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। यानी आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सी रिट है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। तो इसमें से जो अधिकार पृच्छा है इसी रिट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, उत्प्रेक्षणादेश या उत्प्रेक्षण से क्या अभिप्राय है। तो आपको इसमें बताना है कि जो उत्प्रेक्षण शब्द है इससे क्या अभिप्राय है। तो जो ये उत्प्रेक्षण शब्द है इससे जो अभिप्राय है वो है कि प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ रिट दे रखे हैं और एक तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इन रिटों को उनके शाब्दिक अर्थ से मिलान करना है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसका जो अर्थ है वो है हमें शरीर चाहिए। दूसरा है वो है परमादेश। परमादेश का जो अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। जो प्रतिषेध है उसका अर्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। जो चौथा है वो है उत्प्रेक्षण का जो अर्थ है वो है पूर्णतः सूचित कीजिए। जो पांचवा है वो अधिकार पृच्छा है उसका अर्थ होता है किस अधिकार से। तो इसलिए इसमें से जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुकदमे से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो मौलिक अधिकार है उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से वह कौन सा मुकदमा है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो मौलिक अधिकार है वो संशोधित नहीं किए जा सकते। तो इसमें से जो गोलकनाथ वाद मुकदमा है इसी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो मौलिक अधिकार है वो संशोधित नहीं किए जा सकते। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार
दिया था। तो इसमें से जो केशवानंद भारतीवाद था, इसी में संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो आपको इसमें से बताना है कि जो भारत में है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो भारत में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो कर सकता है संसद। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण करने का जो अधिकार है वह किसे प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त जो नियंत्रण है वो लगाने का अधिकार है संसद को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मामला मूल अधिकारों से संबंधित है? यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सा मामला है जो मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इसमें से जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था, यही वो मामला है जिसमें मूल अधिकारों को क्या किया गया था? संशोधित करने से मना किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से वह कौन सा मुकदमा है जिसमें कहा गया था कि जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उनके सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? तो इसमें से जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था, यही वह मुकदमा है जिसने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकार के सिद्धांत को बदलने से मना किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है कि उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके बाद में स्पष्ट किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार है वह अंतर्निष्ठ है कि उन्हें किसी भी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद था, इसी में यह स्पष्ट किया गया था कि जो प्रतिस्थापित मूल अधिकार है जो भाग 3 में दिए गए हैं वो अंतर्निष्ठ है कि उन्हें किसी भी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वह कौन सा वाद था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इसमें से जो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद था, इसी में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि जो मूल अधिकार है वो व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत था निम्न में से किस वाद में लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वह कौन सा वाद था जिसमें संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत लागू किया गया था? तो इनमें से जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद था, इसी में प्रथम बार भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत लागू किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को घटाता है अथवा समाप्त कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उस उद्देश्य की दृष्टि से कानून नहीं माना जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को घटाता है अथवा समाप्त करता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है इस उद्देश्य की दृष्टि से जो कानून नहीं माना जाएगा? तो इनमें से जो संवैधानिक संशोधन है इसी के उद्देश्य की दृष्टि से कानून वह नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अनुमन्य किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वह कौन सा वाद था जिसमें प्रथम बार मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अनुमन्य किया गया था? तो इसमें से जो रुदलशाह बनाम बिहार राज्यवाद था, इसी में प्रथम बार मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अनुमन्य किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कई वादों में यह कहा गया है कि जैसे देवदासन बनाम भारत संघ की अनुच्छेद 16 को निम्नलिखित अनुच्छेदों के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि जो अनुच्छेद 16 है वह इस अनुच्छेद के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए। तो इसमें से जो अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 335 है, इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 16 है इस अनुच्छेद के द्वारा इसको देखा पढ़ा जाना चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकार अतीत निम्न वाद में घोषित किया गया था। यानी आपको इसमें बताना है कि जो कैरी फॉरवर्ड नियम है उसको अधिकार अतीत किस वाद में घोषित किया गया था? तो इसमें से जो देवदासन बनाम भारत संघ वाद है, इसी में कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकार अतीत घोषित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नागराज बनाम भारत संघ का सही प्रोद्धकरण यानी साइटेशन क्या है? यानी आपको इसमें बताना है कि जो नागराज बनाम भारत संघ का जो सही प्रोद्धकरण है वह कौन सा है? तो जो ये नागराज बनाम भारत संघ का जो सही प्रोद्धकरण है वो है FIR 2006 और SC 71। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम किस मामले में देखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा जो मूल अधिकार के बीच वाद था वो सर्वप्रथम किस मामले में देखा गया था? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अथवा जो मूल अधिकार है उनके बीच जो सबसे पहला विवाद था वो देखा गया था चंपाकम दोरईराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार, इनमें से आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड कौन सा वाक्य सही है? तो जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये जो वाक्य है वो मौलिक अधिकार से एकदम सही है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकालीन में छीना नहीं जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो आपातकालीन में भी छीना नहीं जा सकता है? तो इसमें से जो जीवन का अधिकार है, यह जो अधिकार है वो आपातकालीन में भी नहीं छीना जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति है वो मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? इनमें से जो अनुच्छेद 359 है, इसी के द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति है वो मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा जो अनुच्छेद 20 और 21 है, इसमें भी क्या कर सकता है? जो भारत के राष्ट्रपति है जो मूल अधिकार के कार्यान्वयन है उसको स्थगित कर सकते हैं। तो आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से कौन से अनुच्छेद है जिनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये दो जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो इसमें से जो विरोध का अधिकार है वो क्या है? भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में
नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सा अधिकार है जो संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है। तो इसमें जो रोजगार का अधिकार है वो अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन सा अधिकार है जो मूल अधिकार नहीं है। तो इसमें से जो समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है। तो इनमें से जो समान आवास का अधिकार है वह भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से जो समान काम के लिए समान वेतन है यह क्या है, एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्नलिखित में से कौन वर्णित नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा है जो भारतीय संविधान के अध्याय 3 में वर्णित नहीं है। तो इनमें जो भारतीय संविधान के अध्याय 3 में वर्णित नहीं है वो है काम पाने का अधिकार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा जो अध्याय 3 में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का जो अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का जो अधिकार है, और कोई भी वृत्ति, आजीविका और व्यापार करने का जो अधिकार है, ये तीनों के तीनों क्या है, अध्याय 3 में वर्णित है। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। ये जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित अधिकारों में से किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से वह कौन सा अधिकार है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो इसमें से जो शिक्षा पाने का अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यादित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से वह कौन सा अधिकार है जिसे हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यादित किया गया है। तो इसमें से जो गोपनीयता का अधिकार है इसे हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यादित किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी जो मानव अधिकारों के व्यापक उद्घोषण दे रखे हैं उसके अंतर्गत आपको बताना है कि जो ये उपयुक्त अधिकार है वो मानव अधिकारों में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जो इसमें से पहला है वो है शिक्षा का अधिकार। तो जो ये शिक्षा का अधिकार है वह क्या है, मानव अधिकारों के व्यापक उद्घोषण में आता है। समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, ये भी क्या है, मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा में आता है। भोजन का अधिकार, ये जो भोजन का अधिकार है वो भी क्या है, मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा में आता है। तो इसलिए जो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, कि ये तीनों के तीनों क्या है, मानव अधिकार की व्यापक उद्घोषणा में आते हैं। आज का अगला प्रश्न, कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो सामाजिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से जो मत देने का अधिकार है वो क्या है, एक सामाजिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है, यानी आपको इसमें से बताना है कि भारतीय संविधान के अधीन ऐसे कौन से अधिकार है जो सिर्फ केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। तो इसमें से जो धर्म
जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का जो अधिकार है वो सिर्फ क्या है, केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन से मौलिक अधिकार है जो सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है। तो इनमें से जो विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह जो मौलिक अधिकार है वह सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? यानी इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसमें से जो अवसर की समानता है, यही जो मौलिक अधिकार है वह सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। यानी आपको इसमें से बताना है कि अगर कोई भी भारत में ब्रिटिश नागरिक रह रहा है तो वह किस चीज का दावा नहीं कर सकता है। तो इसमें से जो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है वह दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसमें से जो संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है वह क्या है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन से मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसमें से जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है, ये दोनों अधिकार क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो सही है। तो जो इसमें सबसे पहला कथन है कि जो अधिकार है वो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे है, तो ये जो कथन है वो एकदम सही है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर जो अधिकार है वो किसमें सम्मिलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा के अधिकार है वह अधिकार किसमें सम्मिलित है? मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा के जो अधिकार है वो अधिकार सम्मिलित है हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, त्वरित विचारण का अधिकार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो त्वरित विचारण है वह कौन से अधिकार है? तो जो ये त्वरित विचारण के अधिकार है वह क्या है, एक मौलिक अधिकार है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे आज के टॉप 60+ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो हमने इन 3 वीडियो में मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। अगर आपने तीनों की तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां से इन वीडियोस को देखिए।